देश विदेशमा हुने सबै नेपालीका लागि LikeNepal.com। इसके है बदल ले तो काठमांडू मेरी जान। एक बार जो यहाँ चले आते हैं मधेश का नेता इस नेपाल उपत्यका में, फिर वो मधेश के रह नहीं पाते और वो नेता ही नहीं है। हम लोगों के साथ भी यही बात है। तो यहाँ तो बच के चलना बहुत मुश्किल है, जान बचाना तो मुश्किल है, इसका एजेंडा का क्या बात है। धन्यवाद देना चाहिए मातृका जी का, उनसे मेरे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद मैं उनको आधी जनसंख्या हो, 1/3 ऐसे समुदाय के लोग हों जिनको लगता हो कि मैं राष्ट्र से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, अलगाव का भावना मजबूत होता रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में देश तो मजबूत हो नहीं सकता है। आज के स्थिति में दक्षिण एशिया का सबसे गरीब, दुनिया का सबसे पिछड़ा देश नेपाल की गिनती होने में कम से कम एक कारण तो ये जरूर है कि 1/3 से ज़्यादा जनता को इस देश के किसी भी चीज़ में भागीदारी नहीं दी गई। अगर राज्य एक स्रोत के लूट तंत्र का स्वरूप रहा है तो उससे भी मधेसी वंचित रहे हैं। राज्य का जो सुरक्षा रहा है उससे भी वंचित रहे हैं। राजस्व का संकलन है उससे वंचित रहे हैं। वितरण का व्यवस्था है उसमें भी वंचितीकरण किया गया है। सेना में, प्रहरी में, प्रशासन में, हर जगह से वंचितीकरण किया गया है। स्वर्ग के चाहना में देता है, कोई भी किसी को कुछ देता नहीं है, लेना ही पड़ता है। तो मधेश को ऐसे कैसे बनाए कि मधेश लेने लायक बने। तो अगर मधेश को लेने लायक बनाना है तो हर बात की शुरुआत तो आखिरकार राजनीति से ही शुरू होती है। राजनीति में हम पीछे रहे हैं काफी सालों तक, लगभग आधी शताब्दी मधेश को लगा कि नेपाली कांग्रेस के साथ जुड़े रहेंगे तो ये जो डार्क एजेस कहते हैं, इतिहास का अंधेरा पन्ना, जिसको शाहराना शासन को कह सकते हैं कि इतिहास के, नेपाल के इतिहास का जो अंधेरा पन्ना है उसको जब तक फाड़ के नहीं फेंकेंगे तो इतिहास सही रास्ते पर नहीं आएगी। तो उसके लिए ज्यादातर मधेसी कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। मगर किसी भी व्यक्ति या संस्था की परीक्षा तब होती है जब वो सत्ता में आता है या आती है। नेपाली कांग्रेस को सत्ता में आने के बाद मालूम हुआ कि मधेश को इससे कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। जब ये पता लगा तब तक कुछ देर हो गया था। पहले पुश्ते वाले मधेश के जिन्होंने जीवन अर्पण किया गया था वो अपने उतार पर पहुंच गए थे। 50 के बाद नई किस्म की राजनीति करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में रह जाती है। जैसा कि गच्छेदार जी ने किया था कि क्यों बुलाते रहते हो 10 बार, ले लो अपना उठाई। उन्होंने उठाई काट के दे दिया। अब क्या कहते हैं, वर्तमान युग का जो अपना गुरु दक्षिणा देने वाले वो निकल गए। सुशील कोइराला को गुरु दक्षिणा दे दिया। कुछ लोग ऐसे हैं कि सिद्धांत की बात तो कर सकते हैं, व्यवहार में लागू करने का उनका क्षमता बहुत कमजोर है। नहीं, आप लगता हो कि आप लंबी दूरी के रेस के घोड़े हैं तो आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई 2.5 साल तुमने शासन किया, नेपाल को दुनिया का बर्बादी वाला देश बना दिया, अब इस देश का जिम्मा मधेसी लेंगे। यह संख्या की बात नहीं है, क्षमता की बात है। तो हम अपना ऐसा कार्यक्रम लाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि मधेसी दलों को मधेश केंद्रित दल कहते हैं और पहाड़ी दलों को राष्ट्रीय दल कहते हैं? ऐसा क्यों ना हो कि राष्ट्रीय दल मधेश के हों, उनके अध्यक्ष मधेश के हों, बाकी कार्यकर्ता पहाड़ के हो? ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जो सर पर खड़ा है जो तर्क, उसको पांव पर खड़ा कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा हर जगह होता है कि पहाड़ के लोग कहते हैं कि मैदानी लोगों ने हमारे साथ भेदभाव किया। एक अकेला नेपाल है जहां ये मैदानी लोग कहते हैं कि पहाड़ ने हमारे साथ भेदभाव किया। कहीं नहीं है। एक दूसरा उदाहरण भी कहीं नहीं है। एक अकेला देश है
तो ये इसलिए है कि हमारी क्षमता नहीं है। हमारी क्षमता तो ये होनी चाहिए कि हम नेतृत्व में रहते, हम इस देश को चलाते। 1/3 होना तो बहुत बड़ी बात है। हम 1/3 52 हिस्सों में बटे हुए हैं, दूसरा 1/3 जनजाति वाले 100-150 हिस्से में बटे हुए हैं, और बाकी के 1/3 जो खसारे जिनको खास कहा जाता है, वो खास हजारों हिस्सों में होना चाहिए मगर एक है, इसीलिए सब पर भारी है। तो ये जो है ये लंबी लड़ाई, ये 25 साल से ज्यादा सोच करके करने वाली लड़ाई है। तो ये लड़ाई तो जाहिर है वही लोग कर सकते हैं जो 40 के नीचे हों, उत्पादकत्व के उम्र में हो। तो ये तीनों को अगर देख करके, अब एक ही लड़ाई ले जाने से आगे तो होने वाला है नहीं, तो तीनों रणनीतियों को एक जगह रख के किस किस्म का कार्यनीति बनाया जाए जो कुछ भी छूटे ना। तत्काल में कुछ समझौतावादी हो, उसके बाद कुछ समयों के लिए जागृति के हिसाब से वो बढ़ के जाए, और अंततः एक ऐसी स्थिति पर पहुंचे कि कहा जाए नेपाल मधेशियों का देश है जिसमें पहाड़ के लोग भी रहते हैं। इस स्थिति पर पहुंचने के लिए भी काम किया जाए। सारे सारे ब्राह्मण नेता क्यों होते? ऐसा क्यों है कि हर जगह नेतृत्व जो स्वाभाविक है, जिनको शिक्षा में पहुंच रही है, राजनीति करने के लिए और स्रोतों की दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लोग आगे आएंगे। तो सबसे पहले एक ऐसा ब्रॉड बेस्ड कोलिशन बनाना पड़ेगा, मोर्चा का अवधारणा से शुरू करना पड़ेगा। 250 साल तक हम तुम्हारी दास्ता में रहें और हम दासों की अलग से देश चाहिए, ये मुझे कम से कम व्यक्तिगत रूप से पचती नहीं है। इस देश के ईंट ईंट में हमारे पुरखों का खून पसीना लगा हुआ है, इसलिए इस देश का असली शासन करने के हकदार हम भी उतने ही हैं जितना अन्य सब है। अगर लोकतंत्र जुड़ा हुआ है तो वो स्वाधीनता संघीयता में संभव है, अगर संघीयता सही रूप की संघीयता हुई तो इस किस्म से बात तो वही करना पड़ेगा कि स्वशासित स्वाधीन प्रदेश चाहिए। 1 और 2 की बात जो है वो प्राविधिक बात है, राजनीतिक बात है, आप कितना हिम्मत कर सकते हैं इसकी बात है। जरूरत से ज्यादा भरोसा करते रहे हैं, इससे मधेश की राजनीति ज्यादा आगे जा नहीं पाती है। आपको थोड़ा बहुत घास खिला करके, और कहते हैं नेपाली में बोका बनाना, जब जरूरत पड़ती है तो आपको बलिदान कर देते हैं। तो एक तो बाध्यता है कि नजदीक का पड़ोसी है तो उनके शुभेच्छा के बगैर मधेश की राजनीति कहीं जा नहीं सकती है, वो बाध्यता है। मगर बाध्यता का अर्थ ये नहीं होता है कि आप उन्हीं के भरोसे अपनी राजनीति करते रहें, उससे निकलना पड़ेगा। उनके भरोसे अगर आप राजनीति करेंगे, किसी के भी भरोसे लाठी लेके चल सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं। दौड़ने के लिए अपने पैर पर खड़ा होना पड़ता है, इसके लिए अपना आर्थिक स्रोत जुटाए, अपना बौद्धिक स्रोत जुटाए, अपना सोच बनाए, अपना संगठन बनाए। ये बड़े लाट का बात सुन के अगर ज्यादा करते रहे तो बड़े लाट के भरोसे ही रहेंगे, स्वाधीनता नहीं होगा। एक जगह का स्वाधीनता छोड़ करके दूसरा पराधीनता, ये कहीं ले नहीं जाता है मुद्दा। कोई तीसरी बात को ध्यान में रखना होगा। चौथी बात यह है कि जहां सबसे कमजोर रहे हैं, क्यों ज्यादातर हम लोग लटके, मैं भी इसमें अपने आप को रखता हूं, ऐसा क्या है नेपाल में कि सब जो यहाँ आते हैं लौट के नहीं जाते हैं? जहां से मैंने बात शुरू किया था वही ले जाता हूं। शायद जयप्रकाश मल्ल ने जब उनको लगा कि गोरखाली से लड़ाई होगी तो तिरुतिया सेना मंगाया। लड़ाई कुछ बाद में होने को हुई तो तिरुतिया सेना को उन्होंने अच्छी जगह काठमांडू में नहीं डाल के थोड़ा बाहर नगरकोट में ले जाके रख दिया। साल 2 साल तक गोरखाली से लड़ाई नहीं हुई तो उन्होंने जाड़ पीना सीख लिया, क्या कहते हैं, भैंसी का मांस खाना सीख लिया, हवा पानी अच्छी है, शादी वादी वहीं कर ली, नगर कोटी हो गए।
तो लाए थे गोरखाली से लड़ने के लिए तुर्कियों को। गोरखाली जब आए तो पता चला कि भाई लोग एक भी है ही नहीं, सब अपना जाड़ खा के पड़े हुए हैं। तो ऐसे ही जाड़ खा के पड़े रहने वाले जो मधेसी हर किस्म के यहाँ नेपाल में आने के बाद हो जाते हैं, तो इसे थोड़ा निकलना पड़ेगा। गांधी जी अपनी राजनीति बॉम्बे में रह के करते तो गांधी नहीं होते। नेहरू अगर इलाहाबाद में बैठ के राजनीति करते तो वो भी मोतीलाल नेहरू के बेटा ही होते। मोतीलाल नेहरू भी अपने जमाने के नेता रहे हैं। राजनीति तो आपको वहां करना है जहां लोग हैं। मैं ज्यादातर चेहरा काठमांडू में जो मुझे मिलता है मधेश पर बात करने वाले, उस ज्यादातर में मैं भी हूँ। मैं लगभग सबको पहचानता रहता हूँ, वही लोग रहते हैं और 12 महीने वही बात होता रहता है। और कभी कभार अगर पहुंच गए जनकपुर, वीरगंज, भैरवा, नेपालगंज, तो फिर यही लोग प्लेन से वहां पहुंचे रहते हैं और लौटते वक्त प्लेन में फिर वही लोग मिलते हैं। तो इस तरह की राजनीति तो क्या होगा, इस तरह की पंचायत ने राजनीति करने का तरीका बदल दिया और वही तरीका से राजनीति करेंगे तो पंचायत में जो मिलता था उससे ज्यादा क्या मिलेगा। तो इसको कैसे बदलें। मुझे लगता था ओली जी थोड़े दिन और प्रधानमंत्री रहते तो मधेश को बहुत फायदा होता। 2-4 को जेल में रखते, 2-4 को पीट पाट करके काठमांडू उपत्यका से भगा देते, तो जाते ना कहीं बाध्यता के बस अपना काम करने। ये तो हो नहीं पा रहा है। अगर आप देश की राजनीति करते हैं तो भाई आप जुमला जाइए, वहां जाकर के एक आश्रम बनाइए, आप पोखरा में जाइए। देश की राजनीति करना चाहते हैं तो आप जाकर के बारा में जाइए, आप जाकर के रूपंदेही में जाइए, कपिलवस्तु में जाइए, बर्दिया में जाइए। क्यों लगता है पश्चिम के मधेसियों को कि मधेश ने हम लोगों को छोड़ दिया। मधेसी हैं, हम लोग मजा से अपना दास्ता में जिंदगी बिता रहे थे, जो मिलता था खाते थे, मालिक लोगों का भाषा बोलते थे, उन्हीं की वो कमाई करके बैठे हुए थे किसी तरह से। ये मधेसी आकर के बताया कि भाई तुम मधेसी हो, तुम नेपाली बोलना छोड़ो, तुम हिंदी बोलो, तुम अपना अवधी बोलो, तुम धोती पहनना शुरू करो, मालिक को ज्यादा मालिक नहीं करो, बख्शियों सक्सियों के चक्कर में नहीं पड़ो। आकर के सिखाया और जब सीख गए हैं, मालिक लोगों से रिश्ता टूट गया तो हम लोगों को छोड़ करके बस सब काठमांडू बैठ गए।